जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी भी हमारा संख्या पद्धति ही चल रहा था, तो उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे और उसी में देखेंगे कि किस प्रकार से सवाल आते हैं। तो आज हम जो प्रश्न करेंगे उसमें हम भी बोर्ड मास का नियम जो होता है उसको पूर्णतः लागू करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हम भी बोर्ड मास का नियम सवालों में लगाते हैं। तो जब आपके पास इस प्रकार के प्रश्न दिए हों, जैसे कि यहाँ पास सबसे पहले भी बोर्ड मास के नियम में आप लिख लीजिए कि भी बोर्ड मास। अब इसमें क्या क्या होता है, तो भी बोर्ड मास में सबसे पहले विनिकुलम जो होता है वो सबसे पहले हल किया जाता है, अर्थात इसे हम रेखा कोष्ठक कहते हैं या फिर इसी को हम बार कोष्ठक कहते हैं। फिर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट अर्थात ये तीनों जो कि छोटा, मझला और बड़ा होता है। फिर ऑफ यानी का होता है, फिर डी यानी डिवाइड, एम यानी मल्टीप्लाई, और उसके बाद एडिशन या सब्सट्रैक्शन अर्थात जोड़ या घटाना हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक हमें केवल नियमों से चलना होगा। यहाँ तक हमें नियमों से एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार चलना, पहले बी फिर ओ फिर डी फिर और लास्ट में हमें एम को सॉल्व करना है। और सबसे लास्ट में या तो हम ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, तो इसमें भी और VBODM में आप देखें तो इसमें से सबसे पहले देखें तो भी लगा हुआ है, भी यहाँ पास लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम भी को सॉल्व करेंगे, उसके अंदर जो संख्या होती है उसको हम हल करते हैं। आपको ध्यान देना है कि जो ये रेखा कोष्ठक है, ये जो बार कोष्ठक होता है, वो कभी भी इन बाहर वाले चिन्हों के साथ नहीं लगा होता है। ज्यादातर प्रश्नों में वो जो होता है ये केवल अंदर की संख्याओं में लगा होता है। अब जैसे कि यहाँ पास माइनस लगा है, तो ये जो ब्रैकेट है ये माइनस इसमें नहीं है, अर्थात ये माइनस से बाहर है। तो हम सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो 1/4 माइनस 1/6 को हम हल करेंगे। तो इसको आप देखें तो इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। और ये जो है तो 4 3 12, तो 3 और माइनस 6 दूनी 12, तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 माइनस 2 1/12 आपका यहाँ से आ जाता है। ये तो 1/12 हो गया। अब 1/12, 2 दूनी 4 1 5, अर्थात 5/2 और माइनस में 1/12। अब आपको इसे हल करना है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आपका एलसीएम 12 हो जाएगा, और ये 2 छक्के 12 हो जाता है, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, और माइनस में 12 1 कम 12, तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 29/12। ये तो आपका 29/12 होगा। तो यहाँ तक का हमने हल किया, यहाँ तक का हमने हल किया, तो 29/12 आया। अब इसके बाद ये 1/2 है। अब यहाँ पास आपको ध्यान देना है कि ये तो भाग यहाँ पास लगा हुआ है, और इसको हम ये कहते हैं कि गुणा से पहले हमें भाग हल करना है, लेकिन उससे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना होता है। तो ये जो 29/12 इसमें अभी भी ब्रैकेट लगा रहेगा, इसमें अभी भी ब्रैकेट लगा रहेगा। तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो सबसे पहले हम इसको इसमें से हल करेंगे। अभी तक हमने ब्रैकेट पूरे तरह से हल नहीं किया है। ब्रैकेट को हल करने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल उसके अंदर का हम हल कर दें और उसके बाहर को हम अलग से हल करें। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि उसके साथ जो भी चिन्ह या जो भी संख्या जुड़ी होती है उसको वह अपने साथ लेकर चलता है। जैसे कि इसमें 1/2 है, तो 1/2 और गुणे में 29/12 होगा। 29/12 जब होगा तो इसको हम पहले हल करेंगे। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो हर में 24 और 29 एक कम 29 हो जाएगा। तो यहाँ तक का हमारे पास 29/24 आ गया। 4 एक कम 4 एक 5/4 हो जाएगा। ये जो बड़ा कोष्टक है उसके बाहर 5/4 है, और डिवाइड में 29/24 हो जाएगा। तो इसको जब हम इसको व्युत्क्रम कर देते हैं, अर्थात रिवर्स कर देते हैं और गुणे का चिन्ह लगाते हैं, तो 24/29 का 24/29 हो जाता है। तो ये 4 से कट जाएगा 24, तो 6 आ जाएगा, तो 6 पंचे 30 और 30/29 हो जाएगा। अब हमने कहाँ तक हल कर लिया दोस्तों, तो हमने यहाँ तक का पूरा हल कर लिया है। हमारा क्या आया है, 30/29 आया है। अब चूंकि यहाँ पास डायरेक्ट भाग लिखा हुआ, तो इसको हम पहले हल करते हैं। तो इसको जब हल करेंगे 4 3 12 1 13, 13/4 हो जाएगा। और फिर भाग में 30/29 होता है, 30/29 दिया है। अब इसको जब आप हल करेंगे तो 13/4 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे और 30/29 को 29/30 लिख देंगे। अब 29/30 जब इसको लिख देते हैं तो यह किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो 29 का गुणा 13 में, 4 का गुणा 30 में, 4 का गुणा 30 में करेंगे तो 4 3 12 अर्थात 120 हो जाएगा। और 29 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 में आप देखें तो यदि आप 30 में गुणा करते हैं तो 13 तिया 39 अर्थात 390 होता है। और 390 में जब आप 13 घटाते हैं, जैसे कि 390 में आपको 13 घटाना है। 13 क्यों घटाएंगे दोस्तों, 13 इसलिए घटाएंगे, 13 हम इसलिए घटाएंगे क्योंकि 29 जो होता है वो 30 माइनस 1 होता है। तो 13 तिया 39 अर्थात डायरेक्ट हम 30 में गुणा करते हैं और 13 उसमें घटा देते हैं। 13 घटाएंगे 377 आ जाता है।
तो इस प्रकार से आप देखें तो इन प्रश्नों को जो कि भी बोर्ड के नियम पर आधारित होते हैं उनको हम इस प्रकार से सरल विधि से भी इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें तो इसमें आपको ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखना है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हर बार जैसे कि इसको हल करेंगे तो ये पूरा लिखेंगे, फिर इसको हल करेंगे तो पूरा लिखेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो बार कोष्टक उसको हल कर लेना, तो उसको अलग से लिखना है। फिर उसके बाद कोष्टक के अंदर वालों को हल करते जाना है, और सभी प्रत्येक बार जो होता है तो ये पूरे पूरे को नहीं लिखना होता है। हम केवल उतना लिखते हैं जितना हमको हल करना होता है। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम हल करते हैं। अब हमारे पास जैसे कि दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न में यदि आप देखें तो इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है। तो जब आपके इस प्रकार के प्रश्न दिए होते हैं तो उसमें जितना भी ज्यादा लिखा होता है वह प्रश्न उतना ही सरल होता है, क्योंकि उस प्रश्न को करने के लिए वहां पास विस्तार से बताया गया होता है। जैसे कि इसमें लिखा है, एक आदमी अपनी आय का 2/5 भाग घर के किराए में, 3/10 भाग खाने पर और 1/10 भाग अन्य कार्य पर खर्च करता है। यदि ₹1400 उसके पास शेष बचते हैं तो उसकी कुल आय बताइए। यहाँ पास जब इस प्रकार के प्रश्न आपको देते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि 2/5 भाग घर के किराए में। अब इसके बाद यहाँ पर जो है तो शेष भाग का नहीं लिखा हुआ है, अर्थात उसमें जो 3/10 भाग है वो उसी अर्थात पहले वाले से ही वह जो है तो खर्च कर रहा है खाने में, और 1/8 भाग जो है तो पहले वाले ही आय में 1/8 भाग वह अन्य कार्य के लिए खर्च करता है, और उसके बाद उसके पास 1400 रुपये बचता है। तो इसमें आप देखें तो इसको तो आप x मान के कर सकते हैं, कुल आय x मानिए या फिर कुल आय 1 मानिए। लेकिन सबसे सरल विधि जो होती है तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप उसको मानिए कि हम उसकी आय मान लेते हैं 100% है, उसकी आय हम 100 रुपये मान लेते हैं, तो उसको हम 100% मान के चलते हैं। तो इसमें आपको एक फार्मूला ज्ञात होना चाहिए कि आय बराबर बचत प्लस खर्च होता है। बचत प्लस खर्च होता है, आय बराबर बचत प्लस खर्च होता है। अब इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसको देखकर हल करते हैं। तो 2/5 अर्थात 100 का यदि आप 2/5 निकालते हैं तो 100 का 2/5 आपके पास 40% आ जाता है। तो उसने अपनी आय का 40% किस में खर्च किया, तो 40% घर के किराए पर, और इसके बाद हम प्लस लगाते हैं। अब इसके बाद हम 3/10 देखें तो 100 का 3/10 देखते हैं, तो 100 का 3/10 जब आप देखें तो ये इससे ये कट जाएगा, 10 यानी 30 हो जाएगा। उसके बाद उसने 30 रुपए जो है तो खाने पर खर्च किए। इसी प्रकार से 1/8, तो 100 का 1/8 जब आप निकालेंगे तो 100/8 हो जाएगा, तो 8 अर्थात 12 × 8 = 96, और आपके पास 4 बचेगा, 4 जीरो तो 12 × 5 = 40 हो जाएगा। तो 12.5 उसने अन्न पर खर्च किए। तो इसमें आप देखें तो उसने टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए। तो अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 40 30 70 70 12 82, तो 82.5 उसने खर्च कर दिए। अब आप देखें तो 100 में से 82.5 खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचे, तो 100 माइनस 82.5 उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास 17.5 रुपए बचे। इतने उसके पास बचे जो कि आपको प्रतिशत में दिया हुआ है, 17.5% रुपए उसके पास बचे। अब इसके बाद आप देखें तो आपके अनुसार तो उसके पास 17.5% रुपए बचे, लेकिन प्रश्न के अनुसार उसके पास अभी 1400 रुपए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो तो प्रतिशत में दिया है और उसके पास जो ओरिजिनल में रुपए है तो 1400 है, तो इसको हम इसीलिए यहाँ पास बराबर कर देते हैं कि 1400 रुपए जो है तो 17.5 के बराबर है। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो 1% बराबर निकाल लेंगे, तो 1% बराबर जब आप निकालेंगे 1400, और ये जो है तो बटे में हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 17.5 हो जाएगा। अब इसी को आप यदि हल करते हैं तो इसमें से जब आप दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो अलग से बढ़ जाएगा, तो ये 14,000 और बटे 175 हो जाता है। अब 1% बराबर 14,000 बटे 175 हो गया है। अब इसको हमें 100% करना है, तो एक में हम इधर 100 का गुणा कर देते हैं तो उधर भी 100 का गुणा करना होगा, तो ये 14,000 बटे 175 और गुणे में 100 हो जाता है। अब इसको आप हल करते हैं तो 25 सत्ते 175 और 25 चौको 100 हो जाता है, और इसको 7 से काटेंगे तो ये 2 और ये 3 जीरो हो जाएगा, अर्थात यहाँ पास 2000 और गुणे में 4 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो टोटल आपके पास 100% बराबर 8,000 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पास आपको क्या पूछा, कुल आय बताना है, तो कुल आय जो है तो उसकी कुल आय हमने 100% मानी थी, और 100% बराबर 8,000 होता है। इसी प्रश्न को आप x मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट प्रतिशत वाले
से हल करते हैं, उसको हम प्रतिशत मान के चलते हैं कि उसकी कुल आय 100% होती है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको हमेशा ही 100 मान के चलना है, क्योंकि 100 में 2 जीरो लगे होते हैं, तो यदि कुछ दशमलव में भी होता है तो वो जो है तो उसमें मेंटेन हो जाता है, क्योंकि 2 जीरो दशमलव के लिए काफी होते हैं। जैसे कि यहाँ पास हमने 1% निकाला 70.5 है, लेकिन वहां पास हमने 100% का निकाला था तो दूसरा आया था। तो इस प्रकार से हम इसको हल करके चलते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम यहाँ पास तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में क्या दिया है कि 2 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 86 रुपए है और 4 पेन व 1 पेंसिल का मूल्य 112 है। तो 1 पेन व 1 पेंसिल का मूल्य हमसे पूछा हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न आपको यदि याद होंगे तो इस प्रकार के प्रश्न 10वीं के पहले ही पाठ में आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है कि हमें विस्थापन या विलोपन कोई भी विधि लगा देनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें x मानकर चलते हैं कि पेन का मूल्य x होता है और पेंसिल का मूल्य y हमने मान लिया। तो एक पेन का मूल्य x है तो 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 पेंसिल का मूल्य 3y हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ने पर कितना दिया है, 86 दिया है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार से ये 4 पेन व 1 पेंसिल का मूल्य, तो 4x प्लस y का मूल्य हमारे पास 112 दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें से एक को कॉमन लेकर के उसमें गुणा कर देते हैं। तो हम पहले x वाले को बराबर करना है, तो यहाँ पास 2 को उठा कर यहाँ 2 को यहाँ से उठा के यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 4 को उठा करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा इसको हम हल करते हैं। तो जब इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा प्लस 4 3 12y हो जाएगा और इसमें हम 86 गुणे 4 करेंगे। तो इसको आप देखिए 6 4 को 24, 8 6 को 32, 32 2 34 हो जाता है। इस प्रकार से इसको हम गुणा कर लेते हैं। इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो ये 8x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा और 112 दूनी 224 ये हो जाएगा। अब इसको हम घटा देते हैं तो यहाँ पास हम माइनस लगाते हैं, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होता है वहाँ हम प्लस, अर्थात चिन्ह हम बदल कर करते हैं। तो 8x प्लस का और माइनस का कट जाएगा, 12 में से 2 जाएंगे तो आपके पास 10y बचेगा। 10y बराबर इसको हम घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 से 2 जाएंगे 2, 3 से 2 जाएंगे तो 120। तो y बराबर आपके पास 12 आ जाता है। इस 10 ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो y बराबर आपके पास 12 आ जाता है। अब इस y का मान आप किसी भी इक्वेशन में या तो इक्वेशन प्रथम या इक्वेशन सेकंड में आप रख सकते हैं। तो y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर 2x प्लस 3 इंटू में आपके पास 12 है बराबर 86 हो जाएगा। तो इसको जब आप हल करेंगे तो 2x और बराबर में 86 और माइनस में इसको आप गुणा करेंगे तो 12 36, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस में है। तो अब आप x बराबर 86 में से 36 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा और बटे में 2 कर देंगे। तो इस प्रकार से आपके पास x बराबर 25 हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि एक पेन का मूल्य x हमने माना था तो 25 रुपए हो गया और एक पेंसिल का मूल्य हमने y माना था तो एक पेंसिल का मूल्य 12 रुपए होगा। तो इन प्रश्नों को आप इस प्रकार से हल करेंगे। और इसी के आगे अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं कि चौथा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। अब हम यहाँ पास चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथे प्रश्न में आप चौथा प्रश्न एक प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो कि काफी मशहूर प्रश्न है, अर्थात काफी विख्यात प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको केवल लॉजिक लगाना होता है। लॉजिक यदि आप लगा लेते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आपको जल्दी से जल्दी हल हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं इसमें क्या किस प्रकार से लॉजिक लगाना है। सबसे पहले हम प्रश्न समझते हैं। तो एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां व कुछ गायें हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 48 हो तथा पैरों की कुल संख्या 140 हो तो हमें मुर्गियों की संख्या बतानी है। यहाँ पास आप देखें तो केवल उनके सिर और पैर दिए गए हैं और उसमें से हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो यदि हम इसको x मानकर चलें तो x मान करके हम इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं और यदि हम इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाएं तो हम जल्दी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें बेसिक से समझते हैं, अर्थात इसको हम x मान के चलते हैं। तो यदि हम माने कि मुर्गियों की संख्या x व गायों की संख्या y है तो इसमें से हमें कुछ ना कुछ इक्वेशन बनाना होगा। जैसे कि आपके पास दिया कुछ मुर्गियां वो कुछ गायें हैं, तो मुर्गियां x हो गई व गाय y हो गई। यदि उनके सिरों की कुल संख्या अर्थात x और y को यदि हम जोड़ देते हैं तो 48 हो जाएगा। तो हमने कुछ मुर्गियां जो हमारे पास कुछ मुर्गियों की संख्या दी हुई है तो कुछ मुर्गियों की संख्या हमने x मानी है और गायों की संख्या y मानी है। तो इस प्रकार से अब हम इसको देखेंगे तो उनके सिरों की कुल संख्या 48 हो, 48 यहाँ पास हमारे पास दिया गया है।
तो उनके सिर कितने होते हैं दोस्तों, तो एक मुर्गी के एक सिर और एक गाय के एक ही सिर होता है। तो इस प्रकार से हम उनके सिरों की कुल संख्या, अर्थात यदि हम यह माने कि x मुर्गियां हैं तो x ही सिर होंगे, तो x और प्लस इसी प्रकार से गाय भी हो जाएगा, तो x प्लस वाई आपको 48 हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार से आप देखें तो पैरों की कुल संख्या, मुर्गी कितने पैर होते हैं दोस्तों, तो एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो इसमें कुल x मुर्गियां हैं, तो सभी मुर्गियों के मिलाकर 2x पैर हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक गाय के 4 होते हैं, तो सभी गायों के 4 वाई हो जाएंगे और इनकी टोटल संख्या 140 दी हुई है। अब ये 2 इक्वेशन बन गई। इसी इक्वेशन को आप विलोपन विधि से हल कर लेंगे, तो जैसे कि पिछला प्रश्न था उस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। तो चलिए हम हल करके दिखाते हैं। इसमें 4 का हम गुणा कर देते हैं, तो 4x प्लस 4y और बराबर में 48 का गुणा 4 में कर देंगे तो 8 चको 32 हो जाएगा, 4 चको 16 और 16 3 19 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये y में 1 का गुणा है, तो इसमें हम 2x प्लस 4y और बराबर में 140 हो जाएगा, क्योंकि हमें 1 का गुणा करना है। यहाँ पास हम माइनस लगा देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2x आपके पास बचेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर आपके पास 26 हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न किया था उसी प्रकार से इसको भी करना है। x बराबर 26 अर्थात मुर्गियों की संख्या 26 आ गई। अब चूंकि हमें x प्लस वाई बराबर 48 दिया है, तो x बराबर 26 हो गया और प्लस y हमें निकालना है और हमारे पास 48 है, तो y बराबर 48 माइनस 26 और बराबर में 22 हो जाता है। तो इस प्रकार से गायों की कुल संख्या 22 व मुर्गियों की कुल संख्या 26 हो जाती है। तो ये तो हो गया दोस्तों x मान करके हल करना, लेकिन इसमें हम किस प्रकार से लॉजिक लगाकर इसको हल कर सकते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो सिर की कुल संख्या 48 दी हुई है और पैरों की कुल संख्या 140 दी हुई है। तो सिर की तो 48 दी हुई है। अब यदि हम मानकर चले कि पैरों की संख्या, जैसे कि एक मुर्गी के तो 2 पैर होते हैं, यदि हम मानकर चले कि गाय के भी 2 ही पैर हैं, तो सिरों की कुल संख्या 48 है, तो पैरों की कुल संख्या के लिए हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा करेंगे तो 48 दूनी 96 हमारे पास हो जाएगा। तो कुल पैर जो हमारे पास है तो 96 हो जाएंगे, लेकिन 96 तब होंगे जब गाय के 2 ही पैर हम मानेंगे। अब पैरों की संख्या 140 दी हुई है, तो हम यह देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी अधिक संख्या दी हुई है। 144 में से 96 घटाएंगे तो आपके पास 144 आ जाएगा। अब ये 44 आया है वो अधिक पैर हैं। अब अधिक पैर किसके हैं दोस्तों, तो हमें ज्ञात है कि हमने गाय के केवल 2 ही पैर गिने थे, अर्थात एक गाय के हमने 2 पैर नहीं गिने हैं। तो एक गाय के हम 2 पैर नहीं गिने हैं, तो गायों की संख्या के लिए हम इसको 44 से भाग कर देंगे। 44 से जब इसको भाग करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने एक गाय के 2 पैरों को नहीं गिना है। तो इसमें जब आप देखें तो ये गायों की कुल संख्या आ जाती है। गायों की ही संख्या क्यों आती है दोस्तों, क्योंकि गायों के 4 पैर होते हैं, हमने यहाँ पास केवल 2 ही पैर गिने हैं। तो 44 से जब आप 2 को भाग देते हैं तो यहाँ पास आपके पास 22 आ जाता है। तो गायों की संख्या 22 हो गई। अब हमारे पास मुर्गियों और गायों की कुल संख्या 48 दी है, क्योंकि एक एक ही सिर होते हैं, तो उनकी कुल संख्या 48 हो गई। तो मुर्गियों की संख्या के लिए 48 माइनस 22 कर देंगे तो हमारे पास 26 इस सभी का उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पास जो 26 दिया हुआ है वह मुर्गियों की कुल संख्या होती है। तो अब आप देखें तो लॉजिक में कितना है, मात्र 2 से 3 लाइन का है। 2-3 लाइन में आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आप x मानकर चलते हैं तो उसमें आपको बहुत लंबी विधि हल करनी होती है। तो कुछ प्रश्न तो होते हैं जिनमें हमें कोई x मानना होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम बिना x मानकर भी हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बिना x के भी बहुत बड़े बड़े सवालों को लॉजिक के द्वारा छोटे छोटे ट्रिक्स अर्थात 3 से 4 लाइन के अंदर उनको हम हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम हल कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं। तो 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है, तो इसको हम सबसे पहले आपको समझाते हैं। तो एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक दिए जाते हैं और हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं, अर्थात वह जो विद्यार्थी है वह माइनस मार्किंग का पेपर दे रहा है। यदि उसके द्वारा हल किए गए कुल प्रश्नों की संख्या 60 और कुल अंक 130 हो तो उसके द्वारा सही किए गए कुल प्रश्नों की संख्या बताइए। जैसे कि इस प्रकार के प्रश्न जो कि माइनस मार्किंग वाले हैं, हालांकि आप में से काफी लोगों ने माइनस मार्किंग के पेपर दिए होंगे, तो यदि आपको ये सब मालूम होता है तो आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही थे। अब उसको किस प्रकार से निकाला जाता है तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम x से मानकर चलें तो x वाले के लिए यह है कि मान लीजिए कि उसने कुल प्रश्नों की संख्या बतानी है कि उसने कितने सही किए। तो सही किए तो उसने हमने माना x प्रश्न सही किए। अब यदि उसने x प्रश्न सही किए तो गलत कितने किए होंगे,
तो यदि कुल प्रश्नों की संख्या, उसके द्वारा हल किए गए कुल प्रश्नों की संख्या 60 है, जिसमें से उसने x सही किए, तो गलत कितने किए? 60 माइनस x उसने गलत किए। जैसे कि मान लीजिए, जब इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में ना आए तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या मान लेनी है। मान लीजिए कि आपने कुल प्रश्न 60 किए और उसमें से आपने 25 सही किए, तो अब आप बताइए कि गलत कितने किए। इसके लिए आप क्या करेंगे? 60 माइनस 25 कर देंगे, तो जो भी उत्तर आएगा वह आपका गलत प्रश्नों के उत्तर आ जाएगा कि आपने कितने प्रश्न गलत किए। इसी प्रकार से हम x मानकर चलते हैं कि उसने x प्रश्न सही किए, तो गलत कितने किए? 60 माइनस x। अब आप देखें तो यहाँ पास क्या दिया गया है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। एक प्रश्न का उसके पास उसने कितने सही किए? तो x सही किए, तो टोटल उसको कितने अंक मिलेंगे सही के लिए? तो उसको टोटल अंक मिलेंगे 4 गुणे x। मान लीजिए आपने 10 प्रश्न सही किए, एक प्रश्न के लिए 2 अंक दिया जाता है, तो 10 प्रश्नों के लिए आपको 20 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से आप इन सवालों को समझ सकते हैं। इसको छोटी छोटी संख्याओं में विभाजित करके इसको आप समझने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से उसने जो सही किए, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 4x। अब उसको कितने प्रश्न काट लिए गए? तो 60x टू 60 माइनस x उसने प्रश्न गलत किए हैं। एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, तो यहाँ पास हम 1 का गुणा कर देंगे, यहाँ पास 1 का गुणा करेंगे और उसको कोष्टक में लिख देंगे, तो 60 माइनस x को कोष्टक में लिख देते हैं। अब इसको हमने इस प्रकार से क्यों किया? तो देखिए उसने कुल अंक कितने किए? तो 130 किए, तो कुल अंक उसको 130 मिले। 130 जब मिले, जब उसको टोटल अंक जो कि सही वाले थे वो इतने मिले, लेकिन काटे गए कितने? 60 माइनस एक्स काटे गए, और उसके बीच में हम माइनस लगा देते हैं। अर्थात तो उसको कुल अंक मिले और गलत के लिए उसको काटे गए, इसलिए हम बीच में माइनस लगा देते हैं। अब इसको हल कर लेंगे, तो 130 बराबर, इसको आप देखें तो 4x और माइनस में 60, और ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, तो 4 और एक 5x हो जाएगा, और ये 60 इधर जाएगा तो 190 हो जाएगा। तो 5x बराबर 190 हो गया। अब इसमें आप देखें तो x बराबर 190, 190 और बटे में 5 हो जाता है। अब इसको आप हल कर लेंगे, तो 5 3 15, 5 8 40 हो जाएगा। तो सही किए गए उसके द्वारा प्रश्नों की संख्या x हमने माना था, x बराबर 38 आ गया। तो ये जो है तो आपका आंसर आ जाता है। तो इन प्रश्नों को आप इस प्रकार से x मानकर करते हैं। लेकिन यदि यहीं पास हमें x नहीं मानना है, तो हम बिना x के किस प्रकार से करते हैं, तो आइए समझते हैं। प्रश्नों को हम बिना x के भी हल करने का प्रयास करते हैं। यदि आप बिना x के करते हैं तो वहां पास आपको जल्दी से जल्दी हल हो जाएंगे प्रश्न, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पास आपको ऑप्शन दिया गया है, हमारे पास टोटल हमने सही की, टोटल प्रश्न किए 60। अब उसमें से हम एक सही वाली लाइन बना लेते हैं, एक गलत वाली लाइन बना लेते हैं। मान लीजिए हम ऑप्शन बी लेते हैं, तो ऑप्शन बी जब हम लेते हैं तो ये सही वाला हो गया, तो ये 38 हो गया, इसमें हम टिक मान लेते हैं सही वाला हो गया, गलत वाला हो गया। यदि 38 उसने सही किए होंगे तो गलत कितने किए होंगे? तो 60 में से 38 हम घटाएंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। 8 2 10, 3 2 5 1 6, इस प्रकार से गलत के लिए हमारे पास 22 आ जाएगा। अब इसको हमको चेक किस प्रकार से करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इसमें 38 प्रश्न सही किए हैं, तो इसके लिए उसको कितने अंक मिले होंगे, तो इसमें हम 4 का गुणा कर देते हैं। एक प्रश्न के लिए उसको 4 अंक दिए जाते हैं, तो 38 प्रश्न के लिए कितने दिए जाएंगे? तो 8 चौको 32 हो जाएगा, और 4 3 12, 12 3 15 हो जाएगा। 8 चौको 32 की 2, और 3 चौको 12, 12 3 15 हो जाएगा। अब गलत के लिए कितने अंक काटे जाते हैं? 1 अंक काटे जाते हैं। तो 22 प्रश्नों के लिए उसको कितने अंक काटे जाएंगे? तो 22 एक कम 22 अंक काट लिए जाएंगे। अब इसमें आप देखें तो ये सही के टोटल अंक और ये गलत के टोटल अंक, सही में से गलत यदि हम घटा के देते तो हमें जितना अंक मिला है उतना हमारे पास उत्तर हो जाना चाहिए। तो 152 में से यदि आप 22 घटाते हैं तो 130 आपको उत्तर आ जाता है। अब यहाँ पास आप देखें तो हमारे पास 130 दिया हुआ है कि उसको जो कुल अंक है वो 130 मिले हैं। तो इस प्रकार से बिना x मान के देखें तो मात्र 2-3 लाइन में, दो ही लाइन में हो जाता है। इसमें मात्र थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन होता है, और इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहीं पास यदि आपने सबसे पहले ऑप्शन सी लिया होता, तो यहाँ पास जो उत्तर आता वह गलत आता। अब वह किस प्रकार से गलत आता, उसी को हम समझते हैं। तो मान लीजिए आपने पहले सी ऑप्शन लिया, तो सही किए तो 40 सही किए होंगे, तो गलत कितने किए होंगे? 20 गलत किए होंगे। इसमें हम 4 का गुणा करते हैं, 1 अंक के लिए उसको 4 अंक दिया जाता है एक प्रश्न के लिए, और काटा कितना जाता है? तो 1 काटा जाता है, तो 1 का गुणा हम 20 में करते हैं। अब इसी को आप देखें तो 160 टोटल अंक हो जाएंगे सही वाले, और इसके गलत वाले 20 हो जाएंगे, 20 एक कम 20, 160 में से 20 घटाएंगे तो 140 आ जाएगा। 140 जब आ जाएगा तो इसको हम
सी वाले को सही नहीं मानेंगे, उसके बाद हम बी को करेंगे। तो जैसे कि बी को हमने करके आपको बता दिया किस प्रकार से आपको हल करना है। तो हम प्रयास यही करते हैं दोस्तों कि बिना एक्स के पूरी मैथ को समझा जाए, ताकि उसमें ज़्यादा समय नहीं लगे। लेकिन उसमें भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि हमें एक्स से करने पड़ते हैं। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।